जी बेटे, दोनों बेटे आ गए? जी सर। ओके बेटे, हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा बेटे, जो टॉपिक हम आज कवर करेंगे उनमें बैनुल अक़वामी माशियात की ज़रूरत है, नीड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड है, और उसके बाद स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, इसकी मतलब वसअत क्या होती है, उसके बाद उभरते हुए बैनुल अक़वामी माशी मसाइल क्या होते हैं, और उसके बाद हम ये जो ट्रेड की थ्योरीज होती हैं उनको हम देखेंगे आज। ओके सर। अच्छा बेटा, बेसिकली जो बैनुल अक़वामी माशियात है या इंटरनेशनल इकनॉमिक्स है, वो इस वजह से वजूद में आती है क्योंकि डिफरेंट जो कंट्रीज़ होते हैं वो आपस में मुख्तलिफ होते हैं। किसी के पास वसाइल मुख्तलिफ होते हैं, किसी की आबो-हवा चेंज होती है, किसी के पास जो लेबर होते हैं वो ज़्यादा स्किलफुल होते हैं। तो जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो ये सब में डिफरेंट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो मुल्क हैं वो अशिया और खिदमत जो तैयार करते हैं उनमें फ़र्क पाया जाता है। ठीक है? यानी पाकिस्तान कुछ और चीज़ें तैयार कर रहा होगा, बांग्लादेश कुछ और चीज़ें तैयार कर रहा होगा, इसी तरह जापान कुछ और चीज़ें तैयार कर रहा होगा, इसी तरह अमेरिका में कुछ और तरह की चीज़ें तैयार हो गई होंगी, कुछ मुल्क सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो ये जो फ़र्क है इनमें, ये इनके जो आमलीन होते हैं उनमें फ़र्क की वजह से पाया जाता है। इसके अलावा बेटे, आपको पता है कि दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में जो करेंसीज़ होती हैं वो भी सबकी डिफरेंट होती हैं। जैसे पाकिस्तान में रुपीज़ हैं, इंडिया में भी रुपीज़ हैं, इसी तरह अमेरिका में डॉलर वगैरह हैं। जापान में उनकी करेंसी कुछ और है, इसी तरह तो सब ममालिक की करेंसियों में भी फ़र्क पाया जाता है। तो बेटा, जब आप ममालिक जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे से ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओपन इकॉनमी। तो ये चीज़ हमारी बेस बनती है इंटरनेशनल ट्रेड की, क्योंकि अलग-अलग जो ममालिक होते हैं वो अलग-अलग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, ये इनमें जो फ़र्क पाया जाता है यही असल में ट्रेड की बुनियाद बनता है। ठीक है? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान गंदम तैयार कर सकता है तो बांग्लादेश पटसन तैयार कर सकता है, लेकिन दोनों ममालिक को इन दोनों की ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे आपस में, फिर वो इनको एक्सचेंज करेंगे, और जब वो इनको एक्सचेंज करेंगे तो फिर क्या होगी, ट्रेड वजूद में आएगी। ये सब कुछ किस में होता है, ओपन इकॉनमी में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये बेटा बैनुल अक़वामी माशियात की ज़रूरत थी, और आजकल और आज से भी 3-4 साल सदियाँ पहले बैनुल अक़वामी तिजारत जो है वो बेटा वजूद में आ चुकी थी। दुनिया में जो ममालिक हैं वो एक दूसरे से तिजारत करते हैं, ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, जो एक दूसरे से वो तिजारत करते हैं, और आजकल इसकी ज़रूरत ग्लोबलाइजेशन की वजह से और ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। जी बेटे, ओके है ये स्लाइड? जी सर। ओके। आगे बेटा, हमने स्कोप पढ़ना है कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है इसका स्कोप क्या है, यानी कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ें, और बेसिकली ये जो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे यही हमने इस बुक में स्टडी करनी है आगे जाके। तो इसमें बेटा सबसे पहली चीज़ है हाम नज़रिया बैनुल अक़वामी तिजारत, यानी इसे ट्रेड थ्योरीज़ कहते हैं, कि ट्रेड के रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज़ हैं जो मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने दी हैं, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और आजकल के जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी थ्योरीज़ को इसमें देखा जाता है। सबसे पहले तो बेटा इसमें ये देखा जाता है कि जो ट्रेड हो रही है वो किस तरह वजूद में आती है, जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा है, और इसके साथ-साथ इसमें थ्योरीज़ में ये भी डिस्कस किया जाता है कि इस ट्रेड से गेन क्या होगा। यानी जो 2 कंट्रीज़ या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज़ की, तो गेन फ्रॉम ट्रेड क्या होगा, किसको कितना फ़ायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा। तो ये थ्योरीज़ असल में यही चीज़ें क्या करती हैं, एक्सप्लेन कर रही होती हैं। और ये बेटा, ये जो ट्रेड थ्योरीज़ होती हैं ये बेसिकली हमारी जुज़ियाती माशियात का हिस्सा होती हैं। जुज़ियाती माशियात आप लोग जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है, जिसमें हम अलग-अलग से मुख्तलिफ इकोनॉमिक्स के छोटे-छोटे जो अज्ज़ा होते हैं उनका सेपरेट मुतालिया करते हैं। उसको जुज़ियाती माशियात कहते हैं। इसमें 3 तरह के एनालिसिस होते हैं बेटा, एक को साकिन कहते हैं इसको, एक को असबाती कहते हैं, और एक को
हदायती कहते हैं, या स्टैटिक, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव एनालिसिस होते हैं। बेटा पॉजिटिव एनालिसिस और नॉर्मेटिव एनालिसिस ये तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। पॉजिटिव एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जिसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको एज इट इज ही देख लेते हैं और अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं करते। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा कि अगर ट्रेड दो कंट्रीज के दरमियान हो रही है तो ये हमने एज इट इज ही पढ़ लिया है। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है, नॉर्मेटिव एनालिसिस होता है, वो उसमें ये होता है कि अगर कोई इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम जनरेट होती है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें अपनी तरफ से आप कोई एनालिसिस दे सकते हैं। जैसे पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड इंप्रूव कैसे होगी, तो ये हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो इसे नॉर्मेटिव एनालिसिस बोलते हैं। इसी तरह बेटे एक होता है स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस बेटे ये होता है कि अगर आपके पास प्राइस हो और क्वांटिटीज हो और आप उनको एक गिवन टाइम में उनसे इनका इक्विलिब्रियम निकालें तो वो एक स्टैटिक एनालिसिस होता है। लेकिन यही काम आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में करें तो ये डायनामिक एनालिसिस कहलाता है। तो इसमें हम तीन तरह के बेटे एनालिसिस करते हैं ट्रेड थ्योरीज में। एक को बेटा कहते हैं स्टैटिक यानी कि साकन, दूसरे को कहते हैं पॉजिटिव यानी कि असबाती, और तीसरे को कहते हैं नॉर्मेटिव यानी कि हदायती, जिसमें अपनी तरफ से सजेशंस दे सकते हैं। ये बेटे इस हेडिंग में सब ओके है? जी सर। ओके बेटा, आगे जो है वो है ज़र मुबादला की मंडी और शर मुबादला की तयन, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन। अच्छा बेटे, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि जो डिफरेंट कंट्रीज होती हैं उनके दरमियान जो करेंसी होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो उस करेंसी के डिफरेंट होने की वजह से ना एक मसला होता है कि ट्रेड कैसे की जाए। ठीक है, क्योंकि करेंसीज डिफरेंट होती हैं। तो शरह मुबादला या एक्सचेंज रेट बेटा कहते हैं कि किस शरह से आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज कर सकते हैं, उसे एक्सचेंज रेट कहते हैं, शरह मुबादला कहते हैं। ठीक है, और जहां पर ये सारा काम हो रहा होता है उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। मिसाल के तौर पे बेटे, जब भी आपके मतलब कोई आपका बाहर से आता है तो वो क्या करते हैं, वो मार्केट में जाते हैं और वहां पर छोटी छोटी शॉप्स होती हैं जो कि आपको पैसों को कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, उसको जैसे आपके पास डॉलर होते हैं तो आप जाते हैं एक्सचेंज की शॉप पे तो वो आपको एक्सचेंज करके दे देते हैं। ठीक है, तो जिस शरह से वो एक्सचेंज करते हैं, मिसाल के तौर पर आजकल जो एक डॉलर है वो 152 रुपीज़ का है। यानी एक डॉलर कितने का है, 152 रुपीज़। तो ये उनके दरमियान क्या है, उनका एक्सचेंज रेट है, यानी कि शर मुबादला है। लेकिन बेटा हमेशा से ये चीज़ ऐसे नहीं रही थी। पहली जो वर्ल्ड वार थी, यानी कि जो 1914 से 1918 तक रही, उससे पहले दुनिया में जो तिजारत होती थी वो ज़्यादातर गोल्ड में होती थी। यानी लोगों के पास करेंसीज नहीं थी होती तो वो गोल्ड के सिक्कों में या सिल्वर के सिक्कों में एक दूसरे से ट्रेड करते थे और चीज़ों का लेन देन उस गोल्ड में होता था। तो वो उसमें जो गोल्ड की शरह होती थी वो फिक्स होती थी, यानी आपस में उन्होंने फिक्स की होती थी शरह के आप हमें इतनी चीज़ें भेजें उसके बदले में हम आपको इतना गोल्ड भेज देंगे। ठीक है, लेकिन उसमें काफ़ी मसले मसाइल थे। तो बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये ब्रेटन वुड में 1944 में ये इन्होंने नई स्कीम निकाली और इसको कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। इसमें उन्होंने गोल्ड वाले सिस्टम को ख़त्म कर दिया और डॉलर को एज अ करेंसी उन्होंने मुतारफ़ करवाया कि अब आप गोल्ड को, उन्होंने बेसिकली इसमें किया क्या कि गोल्ड को जस्ट रिप्लेस कर दिया डॉलर से। और आप अब तिजारत किस में करते थे, अब आप तिजारत करते थे डॉलरों में। यानी कि जिस मुल्क ने दूसरे मुल्क से ट्रेड करनी है उसको उसके लिए डॉलर्स की ज़रूरत होती थी और वो उसकी शरह फिक्स रहती थी। इसको फिक्स एक्सचेंज रेट कहते हैं। लेकिन बेटा ये 1971 में ब्रेटन वुड सिस्टम भी ख़त्म हो गया। उसकी वजह से जो नया सिस्टम वजूद में आया उसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में शर मुबादला का तयन जैसे आजकल होता है वैसे होता है कि यानी कि जितनी आपकी करेंसी की डिमांड होगी और जितनी करेंसी की सप्लाई होगी उससे आपका इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, जिससे आपकी शर मुबादला का तयन होगा। तो इसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। और कभी कभी गवर्नमेंट्स भी जो होती हैं वो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर रही होती हैं, वो उन्हें
बेसिकली फ्लेक्सिबल ही रखना चाहती हैं, लेकिन कभी-कभी एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है या नीचे चला आता है, ठीक है? जिसकी वजह से इकोनॉमी को नुकसान होता है, तो गवर्नमेंट उसे मैनेज कर रही होती है। इसको कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग या मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इसे कहते हैं। जी बेटा, ये भी हेडिंग ओके है? जी सर। कुछ इस इन दोनों हेडिंग्स में अपना कोई क्वेश्चन हो? सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। कि अगर फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं, जैसे अमेरिका और पाकिस्तान करते हैं, तो जो पाकिस्तान है वो उनको पेमेंट उनकी करेंसी में करेगा या अपनी करेंसी में, या मतलब जो इंटरनेशनल करेंसी है जैसे डॉलर उसमें करेगा? और अगर अमेरिका ने पाकिस्तान को पेमेंट करनी है तो वो रुपीज में करेगा या अपनी करेंसी में करेगा? नहीं बेटे, ये दोनों जो मुल्क हैं ये एक दूसरे को जो इंटरनेशनल करेंसी होगी उसमें ये ट्रेड करेंगे, और वो इंटरनेशनल जो करेंसी है वो कुछ भी हो सकती है। जैसे ब्रिटेन वुड में वो डॉलर थी, ठीक है? तो वो हर कंट्री को दूसरे कंट्री से डॉलर में ही ये ट्रेड करनी पड़ती थी। लेकिन डॉलर के बाद ये इसमें यूरो भी ऐड हो गया, पाउंड भी ऐड हो गया। इस तरह एक दो करेंसीज, और आने वाले सालों में बेटा चाइना की करेंसी भी इसमें ऐड होने जा रही है, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कंट्रीज के ऊपर कि वो किस करेंसी में वो डील करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है? जैसे पाकिस्तान और तो सऊदी। सर जी। अगर अभी ये गोल्ड में करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं कि हम गोल्ड में पेमेंट करेंगे? जी बेटा, गोल्ड में पेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो सिस्टम था गोल्ड वाला वो एक्चुअली वो खत्म हो चुका है, तो उसमें करते नहीं है अभी। करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड की भी एक वैल्यू होती है ना, उस वैल्यू को देख लेंगे कि वो डॉलर्स में उस या यूरो में उसकी वैल्यू कितनी बनती है, तो उसमें अगर एक्सचेंज करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी। दूसरे बच्चे का क्वेश्चन। कमल का कोई क्वेश्चन नहीं? नो चले सर। चले हम आगे देखते हैं बेटे। अच्छा बेटे, आगे इसमें बैनुल अक़वामी माशियात की वसअत में बेटा हम अगला जो हेडिंग है वो है नज़रिया तजारती पॉलिसी, यानी कि थ्योरी ऑफ कमर्शियल पॉलिसी। एक्चुअली बेटा जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो जो क्लासिकल हमारे इकोनॉमिस्ट थे, जैसे एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल न्यू क्लासिकल में था, और इनके जो फॉलोअर्स थे ये बेटा ज़्यादा प्रेफर करते थे कि ट्रेड जो हो वो फ्री हो, यानी कि ट्रेड पर किसी किस्म का कोई टैक्स ना लगाया जाए, ताकि ममालिक एक दूसरे के साथ फ्रीली ट्रेड कर सकें, और जब वो ट्रेड करेंगे तो दोनों मुल्कों को या जितने भी ममालिक आपस में तिजारत कर रहे हैं उनको फ़ायदा होगा। लेकिन जब ट्रेड शुरू हुई एक्चुअली 20वीं सदी में ट्रेड में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, तो बेसिकली मसला ये पैदा हुआ कि जो अमीर कंट्रीज थे उनका टर्म ऑफ ट्रेड, यानी कि उनकी बरामदात तो बहुत ज़्यादा हो गई और उनकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो तो बहुत बेहतरीन हो गया, लेकिन जो गरीब मुल्क हैं उनको नुकसान होना शुरू हो गया, यानी उनकी दरामदात बढ़ गई और उनको पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ती थी। तो इस वजह से ये हुआ कि मुख्तलिफ ममालिक ने आपस में प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ लगाना शुरू कर दी। अब ये प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ ये होती हैं कि आप क्या करते हैं, आप अपनी बरामदात को यानी कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं और इंपोर्ट्स को कम करना चाहते हैं, ठीक है? ताकि आपको फ़ायदा ज़्यादा हो, पैसा आपके मुल्क में ज़्यादा आए और आप दूसरे ममालिक को पैसे कम भेजें बाहर, ठीक है? तो इसके लिए मुख्तलिफ ममालिक ने क्या किया, दरामदी टैक्स लगाने शुरू कर दिए, जिन्हें बेटा आप टैरिफ कहते हैं। इसके बाद मुस्लिम ममालिक ने कोटाज वगैरह रखना शुरू कर दिए, यानी कि कोटा में ये होता है कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट या क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं कि आपने इतनी ही मंगवानी है, इससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकते। इसके अलावा एक्सचेंज कंट्रोल ये बेटा स्टेट बैंक की पॉलिसी है, या उसकी मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है जो वो ट्रेड को ठीक करने के लिए लगाता है। इसके बाद सरकारी तिजारत है, यानी कि जो गवर्नमेंट से एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं वो, और उसके बाद बेटा रजा कराना बरामदी पाबंदी है, यानी कि वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट है। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट बेटे ये होता है कि एक मुल्क दूसरे बड़े मुल्क में के दबाव में आकर खुद ही अपनी बरामदात पर पाबंदी लगा देता है, ठीक है?
और इससे क्या होता है, इससे उस मुल्क को काफ़ी ख़ासा नुकसान हो सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ट्रेड को अपने हक में करने के लिए की जाती हैं, जो कि एक मुल्क करता है, और ये सारी चीज़ें फ्री ट्रेड के अगेंस्ट जाती हैं। यानी कि ये सारे टैक्सेस हैं या कोटास वगैरह हैं, या ये सारी चीज़ें ट्रेड में डिस्ट्रैक्शन डालती हैं। तो ये इस वजह से किया जाता है कि मुख्तलिफ ममालिक को ट्रेड में नुकसान होता है, तो वो उस नुकसान से बचने के लिए और अपना फ़ायदा ज़्यादा करने के लिए टैक्स लगाते हैं। जैसे बेटा मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है? और बाहर वाले ममालिक में भी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान की इंडस्ट्री अब जापान की इंडस्ट्री का मुकाबला नहीं कर सकेगी, क्योंकि जापान की इंडस्ट्री ऑब्वियसली ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, ठीक है? तो अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि उसकी अपनी जो प्रोडक्ट है वो फ़ेमस हो और वो ज़्यादा सेल हो मुल्क में, तो जापान की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर वो क्या करेगा, टैरिफ लगा देगा या कोटा लगा देगा, ठीक है? इससे क्या होगा, इससे हमारी जो अपनी सनअत होगी वो प्रोटेक्ट होगी, लेकिन इससे क्या होगा, इससे ट्रेड में हला पैदा हो जाएगा और आप ट्रेड सही तरीके से नहीं कर सकेंगे। इसके बाद बेटा इसी से रिलेटेड है अदायगियों का तवाज़ुन और उसके जो मसाइल हैं, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट और इसके सबसे पहले तो बेटा आप जान लें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ये होता है कि जो भी एक मुल्क दूसरे मुल्क या दीगर ममालिक के साथ लेन-देन का 1 साल का रिकॉर्ड रखता है, यानी कि उसने कितने एक्सपोर्ट्स किए हैं और कितनी इम्पोर्ट की हैं, उनका जो बाकायदा एक रिकॉर्ड होता है, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, ठीक है? और ये बेटा बैलेंस ऑफ फेवरेबल भी हो सकता है और एडवर्स भी हो सकता है। फेवरेबल इस तरह होता है कि अगर आपके मुल्क में ज़र मुबादला ज़्यादा है, यानी कि आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों, तो ये फेवरेबल होगा, और अनफेवरेबल ये इस तरह होगा कि आपके मुल्क से पैसा ज़्यादा बाहर जा रहा है, यानी आप इम्पोर्ट्स ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस तरह ये अनफेवरेबल हो जाएगा। ठीक है? तो इसके लिए बेटा डिफरेंट ये नज़रियात हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसमें क्लासिकल नज़रिया लचक है, ठीक है? जिसे बेटा आप अमूमन ये अपनी माइक्रो में पढ़ के आए हैं, तलब की लचक, रसद की लचक, तो इस तरह एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की भी लचक होती है, क्योंकि होती तो उनमें भी तलब और रसद ही है बेसिकली, तो ये उसके अकॉर्डिंग ये मामला होता है। उसके बाद ये जो दूसरा नज़रिया बेटा अब्ज़ॉर्प्शन थ्योरी इसे कहते हैं, ठीक है? ये भी देखा जाता है इसमें, और ये तीसरा है मोंट्रिस्ट का ज़री नज़रिया। ये हम बिल्कुल अभी इस टॉपिक के बाद, ये टॉपिक ख़त्म होगा तो इसको देखेंगे, तो हम इसको जाके आगे डिटेल से देख लेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। तो इन हेडिंग्स में बेटा प्रॉब्लम हो तो बताएँ? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। कोई सवाल हो आपका बेटे? नहीं सर। ओके। ओके बेटे, तो जैसे-जैसे फिर दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा होती जा रही है, तो इससे ये होता जा रहा है कि जो आमलीन है, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो भी ज़्यादा मोबाइल होते जा रहे हैं, यानी उनमें हरकत पज़ीरी ज़्यादा होती जा रही है। जैसे आपने देखा होगा बेटे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बेटा जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मज़दूर भी ज़्यादा जाना शुरू हो गए हैं। हम सरमाए को भी ज़्यादा कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो फ़र्म होती हैं वो भी अपनी ब्रांचेस दूसरी कंट्रीज़ में जाके खोल सकती हैं, ठीक है? तो ये आमलीन की हरकत पज़ीरी से रिलेटेड है, जो कि आजकल ट्रेड की बहुत ज़्यादा बुनियाद है ये। और ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये काम ज़्यादा शुरू हुआ है। तो इसमें बेटा जो सरमाए की हरकत पज़ीरी है, सरमाया यानी पैसों की शक्ल में भी हो सकता है, या आप दूसरे ममालिक में जाकर अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर ये पैसों की शक्ल में है तो इसको फंड कौन करेगा? इसको आईएमएफ देखेगा, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएफसी देखेगा, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये अगर सरमाए को आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कन्वर्ट करना है, तो ये एजेंसीज इससे रिलेटेड काम करती हैं। और अगर बेटे आपने दूसरे ममालिक में जाकर अपनी ब्रांचेस खोलनी है, तो उसके लिए बेटा बैनुल ममलकती कॉरपोरेशंस काम करती हैं, जिन्हें आप जानते हैं, ये मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं। जैसे आपका मैकडोनल्ड हो गया, आप देखें मैकडोनल्ड की ब्रांचेस, ये कंपनी में भी अमेरिका की हो, लेकिन इसकी ब्रांचेस दुनिया के बेशुमार ममालिक में है,
ठीक है। इसी तरह आपका कोक हो गया, पेप्सी हो गई, इसी तरह आपका बेटा नेस्ले हो गया, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं और ये सरमाए के साथ-साथ अपना पूरे का पूरा सेटअप दूसरी कंट्री में ले जाती हैं और वहाँ पे जाकर अपना कारोबार करती हैं, चीज़ें तैयार करती हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करती हैं। इसके अलावा बेटा हम देखते हैं कि ये देखें हमारे अपने मुल्क से भी जो मज़दूर होते हैं, वो काम करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे ममालिक में जाते हैं। बेसिकली बेटा होता ये है कि ये जो आमलीन होते हैं ना, आमलीन को गर्ज़ होती है इनके मुआवज़े से यानी कि इनके रिवार्ड से। जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में मज़दूर ज़्यादा हैं तो उनकी वेजेस कम होती हैं, उजरत कम होती है। इसकी वजह से वो उस जगह पर जाकर मूव करते हैं जहाँ पर वेजेस ज़्यादा हों। तो इसलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के वर्कर्स ज़्यादातर अमेरिका, कनाडा, ये यूरोप वगैरह में जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर वेजेस ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ सबके लिए ट्रू है कि जो भी आमलीन पैदाइश हैं, वो उस जगह पर जाकर काम करना चाहेंगे जहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड मिले। ठीक है? जैसे हमारे जो बेटे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो अपने पैसे मुल्क से बाहर वाले बैंकों में क्यों रखते हैं? क्योंकि बाहर वाले बैंकों में पैसा रखने से उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इस वजह से वो पैसा भी क्या करते हैं, बाहर रखते हैं। ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हमारे ममालिक में आकर क्यों कारोबार ज़्यादा करती हैं? वो इस वजह छोटे ममालिक में भी इस वजह से ज़्यादा करती हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें रॉ मटेरियल और जो लेबर है वो काफ़ी चीप मिलता है। तो जहाँ पर उन्हें प्रॉफ़िट और ये इंटरेस्ट, वेजेस ये ज़्यादा मिलेंगी, वो उस जगह पर जाकर काम करना चाहेंगे, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ एक आमलीन पैदाइश है, ज़मीन, वो उसे आप मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। बेटे ये स्लाइड क्लियर है? जी सर, क्लियर है। जी, कोई इसमें कन्फ्यूजन मसला? कोई क्वेश्चन? नो सर, नो सर, ओके, क्लियर है। ओके। अच्छा बेटे आगे है आलमी मालियाती इदारे। अच्छा बेटा ये इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं कि ये जो ट्रेड होती है, ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, ट्रेड के रूल एंड रेगुलेशन उनको बनाते हैं और अगर ममालिक के दरमियान ट्रेड में कोई किसी किस्म की डिस्टॉर्शन आ जाती है, मसला आ जाता है तो उसको फिर ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इनमें आईएमएफ मैंने आपको पहले बताया इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, ठीक है? जिससे पाकिस्तान आपने सुना भी होगा कि पाकिस्तान इससे कर्ज़ा लेता है, तो वो कर्ज़ा पाकिस्तान इसी वजह से लेता है कि पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, वो ठीक नहीं होता। यानी पाकिस्तान ने इम्पोर्ट्स ज़्यादा कर ली होती हैं और एक्सपोर्ट्स कम होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को फिर कर्ज़ा लेना पड़ता है, तो ये पाकिस्तान को हेल्प आउट करता है, तो वो कर्ज़ा वगैरह देकर। इसी तरह बेटा गैट है, गैट बेटे पहले होता था, गैट का जो मुहफ़्फ़फ़ है वो है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है? तो ये 1992 से पहले ये गैट होता था, तो ये दुनिया में जो तिजारत होती थी मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान उसको कंट्रोल करता था और इसका काम ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैरिफ है और या कोटा वगैरह है उसको कम किया जाए और ट्रेड को फ्री करवाया जाए। और फिर उसके बाद इसकी जगह पर ये डब्ल्यूटीओ बन गई यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो सारे काम हैं जो गैट संभालता था अब ये डब्ल्यूटीओ ये करती है ये सारे काम, ठीक है? यानी शरम मुबादला का तयन, तवाज़ुन अदायगी और अशिया और खिदमात के जितने भी मसाइल हैं कंट्रीज़ के दरमियान होते हैं ये इनको देखते हैं, ठीक है? इसके अलावा बेटा ये यूएनसीटीएडी ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है? ये भी एक इदारा है जो कि यही काम करता है। इसके अलावा बेटा अगला जो है वो है अंदरूनी और बैरूनी तवाज़ुन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंसेस। बेटा एक तो चीज़ होती है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसमें आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखते हैं उसे एक्सटर्नल बैलेंस कहते हैं। लेकिन एक कंट्री का एक अपना भी बैलेंस होता है उसे इंटरनल बैलेंस कर कहते हैं जिसमें उसकी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी आती है जो ये देखती है कि उसमें मुल्क में कीमतें कितनी बढ़ गई हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है या नहीं मिली, ठीक है? तो इसमें ज़रूरी और मालियाती पॉलिसी होती है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है? इसमें थ्योरीज़ ऑफ इकोनॉमिक्स होती हैं, ठीक है? और इसके बाद इंटीग्रेशन होती है। ये सारी चीज़ें बेटा ये सिर्फ़ इस चीज़ को नहीं देखते कि सिर्फ़ बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो, बल्कि एक मुल्क का इंटरनल जो बैलेंस है वो भी ठीक होना चाहिए।
तो जब ये दोनों चीज़ें ठीक होती हैं तो फिर ही उस मुल्क के लिए ट्रेड फ़ायदेमंद होती है। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के लिए ट्रेड इतनी बेनिफिशियल क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान में जो इंटरनल बैलेंस है वो भी ख़राब है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, तो या कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हैं या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो मसाइल हैं। तो दोनों को एट अ टाइम ठीक करने की कोशिश की जाती है इसमें। और उसके बाद बेटा ये नज़रिया माशी इंज़माम होता है, यानी कि इंटीग्रेशन होती है। बेटा इंटीग्रेशन असल में ना राब्ते को कहते हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक आपस में ट्रेड करते हैं और एक दूसरे के ज़्यादा करीब हो जाते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, एक दूसरे से ये इंटीग्रेशन कर लेते हैं और वो यूनियंस बना लेते हैं, यानी कि वो इत्तेहाद कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूरोपियन यूनियन, तो ये यूरोपियन यूनियन क्या करती है, इनका मकसद ये होता है कि दूसरे ममालिक से ट्रेड ज़रा कम हो और ये जो आपस में यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनमें ट्रेड क्या हो। जैसे सार्क ममालिक हैं, ठीक है, तो सार्क ममालिक की ये एक यूनियन है, तो ये कोशिश करेंगे कि ट्रेड जो हो ज़्यादातर किसके दरमियान हो। जैसे पाकिस्तान और चाइना है, ठीक है, तो ये अपनी एक अगर यूनियन बना लें, ठीक है, या इंटीग्रेशन बना लें। इंटीग्रेशन में असल में ये होता है कि जो ममालिक आपके यूनियन में या इंटीग्रेशन में होते हैं, तो आपको ट्रेड भी उनसे ज़्यादा करनी होती है और उनके साथ आपके ट्रेड टाइज बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और आपकी टर्म एंड कंडीशन उनके साथ तय होती हैं, ठीक है, ट्रेड भी ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अमेरिका के साथ इतनी ट्रेड नहीं करता जितनी अमेरिका इंडिया के साथ करता है, क्योंकि उनके ट्रेड टाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसी तरह इंडिया चाइना के साथ इतनी ट्रेड नहीं करता, पाकिस्तान ज़्यादा ट्रेड करता है क्योंकि पाकिस्तान के इनके साथ जो हैं वो रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपस में अपनी यूनियंस बना लेते हैं। जैसे कि गल्फ कंट्रीज़ हैं, तो वो सारे ममालिक क्या करते हैं, वो ऑयल बेचते हैं, तो उन्होंने अपनी यूनियन बनाई हुई है एक, ठीक है। तो इस तरह ये इंटीग्रेशन काम करती है। तो इन स्लाइड्स में बेटा कोई मसला, कोई सवाल बेटे? जी बेटे, इन स्लाइड्स में किसी को मसला, क्वेश्चन? जी बेटे, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? सर मेरी बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है। अच्छा, और हाजिरा आपको? जी हाजरा एंड कमल, कमल आपकी डिस्कनेक्ट हो रही है, और हाजरा बेटे आप बताएं ताकि फिर आगे कंटिन्यू करें। जी बेटे, सर आ गया समझ। अच्छा बेटे, मुझे ज़रा रिस्पांस करते जाएं ताकि पता चलता रहे कि वीडियो चल रही है या नहीं चल रही। सर वो एक काम था तो इसलिए गई थी। अच्छा जी कमल, आपको भी आवाज़ आ रही है? चलें बेटे, साथ साथ मुझे बताते जाएं, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि आप साथ ही हैं, कनेक्टेड ही। ओके सर। अच्छा बेटे, इन स्लाइड्स में आपने कोई क्वेश्चन करना हो? नो सर, क्लियर है। ओके। अच्छा बेटे,
यहाँ तक ये ना बैनुल अक़वामी माशियात की जो स्कोप था ये था, ठीक है। और आप लोगों के लिए ना असाइनमेंट इसमें ये है कि जो आजकल की जो बैनुल अक़वामी माशियात के मसाइल है ना, वो आप सब ने बुक्स मंगवा ली है ना, ठीक है। तो उससे आपने वो जी सर, देखना है मंगवा लिए। वो टॉपिक, और उससे जो अगला टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक जस्ट रीडिंग के लिए हैं क्योंकि इनमें हिस्ट्री है ज़्यादा। वो ओके सर। टॉपिक आपने रीड कर लेने हैं सबने, और उसमें जो मसला हुआ ओके ना, सर। तो वो नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उसमें हम 15-20 मिनट का सेशन रख लेंगे कि उसमें अगर कोई क्वेश्चन करना हो आपने, ठीक है। ओके सर। अच्छा बेटे, अभी ओके। तकरीबन 40 मिनट हो रहे हैं, तो मैं इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करता हूँ और फिर दूसरी स्लाइड शुरू करते हैं, ठीक है। ओके सर। 5 मिनट तक।